नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। शिक्षा में क्या विकास हो रहा है, राज्य में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, विद्या नाम नरस्य रूपम अद्भुतम, यानी कि ज्ञान ही मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है। और इस रूप को निखारने के लिए और क्या नया किया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, वो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को, साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को आए और मंत्री जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। और आप लोगों की जोरदार तालियां यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच वो खास शख्सियत हैं जो प्रदेश में शिक्षा को, स्कूल शिक्षा को ऊपर ले जाने के लिए नवाचार कर रहे हैं। लोगों को परिवहन, अगर हम परिवहन को लेकर बात करें, मैं चाहूंगी कि सर आप मंच पर बने रहें। साथ ही अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वाइस चांसलर ऑफ VIT भोपाल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सतीश कुमार मोढ़ जी। जोरदार तालियां हो जाएं, आए और पुष्पगुच्छ देकर मंत्री जी का स्वागत करें। क्योंकि लगातार जब हम तस्वीरें देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल से जब एक बच्चे की शुरुआत होती है, उसके बेहतर विकास की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। क्या क्या नवाचार हो रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मोहित सर। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी दिव्यांश शर्मा को, ताकि आगे हम चर्चा की शुरुआत कर पाएँ। क्या क्या स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवाचार हो रहे हैं, वो तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं, आपके जहन के सवाल जवाब इस मंच से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। जब उम्र 28 साल थी तब आप जनपद अध्यक्ष थे, और उसके बाद विधायक बने, सांसद बने, फिर विधायक बने, और फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली स्कूल शिक्षा मंत्री की। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंत्री जी का। मंत्री जी, आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्कूली बच्चों का भविष्य संवारना है। इस लिहाज से मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि जो हाल के साल रहे वो कौन कौन से फैसले रहे जिसके तहत स्कूली बच्चों को बेहतर व्यवस्था मिल सकी हो। इंटरनेट एक्सेस, हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, क्या क्या खास बातें रहीं? सबसे पहले तो मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्कूल शिक्षा को प्राथमिकता दी, महत्व दिया और एक चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जैसे आपका सवाल इस बात को प्रमाणित करता है कि ये ऐसा विषय है जो जनमानस को भी छूता है और बच्चों की अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला काम। छोटे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्कूलिंग उनकी हो, पालकों का गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अफेक्शन दोबारा से हो, जो एक थोड़ा सा लोगों का ध्यान सरकारी स्कूलों से दूर हुआ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ लोगों ने ज़्यादा अपना फोकस किया है, उसको दोबारा से कैसे हम करें। तो उस पर लगातार पिछली सरकारों ने भी काम किया है, और इस बार माननीय मोहन यादव जी की लीडरशिप में हम लोगों ने इसको पूरा एक पायलट के रूप में लिया, इसको स्ट्रीमलाइन किया है कि इस साल तक ये काम करना है, इस साल तक ये काम करना, 28 के पहले ये सारी चीज़ें वाइंड अप करना है। तो मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि बच्चों के इसको लेकर हम लोगों ने जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, पेरेंट्स, अकेला बच्चा आकर्षित हो ये चुनौती नहीं, हमारे साथ चुनौती ये है कि पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि ये स्कूल उनके बच्चों को कुछ दे पा रहा है। अदरवाइज़ वो, हम ऐसे रिक्शा चालक को भी जानते हैं, हाथ ठेला चलाने वाले को भी जानते हैं, जो बहुत परिश्रम करके पैसा कमाता है लेकिन बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ाने भेजता है। तो ये इस चीज़ से हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, और आज हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो पहले से बेहतर किया ही है। बिजली जो उपलब्ध नहीं होती थी क्लासरूम्स में, पंखे नहीं होते थे, शौचालय, बालिका शौचालय ना होने से समस्याएं होती थी। हम 100% बालिका शौचालय हमारी चालू अवस्था में, जून के जब एकेडमिक ईयर हमारा चालू होगा तब मिलेंगी मध्य प्रदेश के अंदर, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी लेवल पे। तो जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को जो मिलना चाहिए, जो उसको अच्छे शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, उसको एक ऐसा परिसर उसको उपलब्ध होता है जिसमें उसका मन भी लगे, क्योंकि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हो, बच्चे का मन नहीं लग रहा। आप
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हो, पालक का सरकारी स्कूल के प्रति आकर्षण खत्म हो गया है। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, शिक्षक का वहाँ मन नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया हम लोगों ने, और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा से बीच का काल एक ऐसा आया जबकि उसमें मतलब वो पंचायत राज के समय शिक्षा गारंटी शालाएँ खोलना और बहुत मतलब गली कूचे में स्कूल खोलकर हमने उसको विस्तारीकरण के नाम पे जो एक क्वालिटी गिराने का काम किया था तत्कालीन समय में, मुझे लगता है उससे थोड़ा उभर के हम आए हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा मध्य प्रदेश में हम लोग संसाधनों के साथ उपलब्ध कराने में अभी तक आंशिक रूप से ही सही, मैं ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन हम अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो आपने फ़र्क बताया कि पहले में और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और अब कुछ ऊपर उठ कर आए हैं, बेहतरी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लागू करने के लिए ठोस कदम भी उठाने पड़ते हैं। अगले 2 से 3 साल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या क्या मुख्य फोकस रहेगा? नई शिक्षा नीति एक बहुत व्यापक विषय है। मतलब आज़ादी के बाद जिस पर तुरंत काम होना चाहिए था उसमें लगभग 70 साल लगे उस बात को। मैं कहा कि जो शिक्षण पद्धति थी उस पर लगातार काम करते रहे, हम सब भी उसी से पढ़े हैं। ज्ञान के नाम पर यहाँ ये खुदाई हुई थी, ये मकबरा इसका है, ये इस तरह से चीज़ें ये हमको पढ़ा दी गई और हमारे जीवन में वो कितनी उतर के आएंगी इसका कभी कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब मैं उस समय सांसद था, इस देश में नई शिक्षा नीति पे काम हुआ और वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बड़ी मेहनत इस पर करी, खुद लगे इसके अंदर और पूरे देश के जो मतलब कहना चाहिए एजुकेशनिस्ट थे, जो जानकार लोग थे, अलग अलग भाषाओं के जानकार, उन सबको इसमें लगाया और NEP 2020 जब इस देश में आई तो एक बड़ी आदर्श शिक्षण पद्धति इस देश को दी। क्रियान्वयन की चुनौती है, 2028 तक उसको लागू करना है। सबसे महत्वपूर्ण था कि नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं, शिक्षण पद्धति जो है उसको कैसे लागू करोगे। लागू करने की सबसे पहली प्रक्रिया है कि आप वो पुस्तकें तैयार हों, पूरे देश में किस तरह की शिक्षण पद्धति होगी, क्या पढ़ाना चाहते हो आप। तो जो पाठ्य पुस्तक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और मैं ये बात को बताते मुझे खुशी है कि हम 2026 दिसंबर तक नई NEP के तहत जो पाठ्यक्रम हमें लगना है वो हम तैयार कर लेंगे। और जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन की ये A है, ये हमको जाना Z तक है, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद हम चीज़ों को ठीक करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आपका कैरियर काउंसलिंग है और बच्चों को अटल थिंकिंग लैब्स लगाना है, लेबोरेटरीज़ हैं, डिजिटल एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेस हैं। मतलब जो भी नई शिक्षा नीति में जो मैंडेटरी है कि ये होना चाहिए, उस पर मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से, और हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तान में टॉप 5, बल्कि हम ये कहें कि टॉप 3 में मध्य प्रदेश है जो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आगे बढ़ा है। मंत्री जी, आप एक चुनावी योद्धा हैं, जीत पर जीत, जीत पर जीत, और दिल से बात करते हैं। मैंने कई मंचों पर आपको देखा है। मैं बात करूंगा अब MP बोर्ड की। खुशी की बात भी है, चिंता की बात भी है। 12वीं का रिजल्ट देखें तो खुशी बढ़ती जा रही है साल दर साल, लेकिन जब हम 10वीं का रिजल्ट देखते हैं 2024, 25, 26 असमानता नजर आती है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? नहीं, खुशी की बात तो ये है कि हमारा जो परिणाम है ये पहले से बेहतर हो रहे हैं, और जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं आप रुकते हो। आप ये आज 76% है, 78 है, 85 होगा, 88 होगा, लेकिन एक स्तर ऐसा आएगा जहां आप रुक जाओगे। फिर आप हर साल ऊपर 2-1% में कभी नीचे होगे, कभी ऊपर होगे। 10वीं के साथ भी वही हुआ है, 10th के साथ। नरसिंहपुर जिला 2 साल अव्वल रहा, इस साल तीसरे नंबर पर है। तो ये चीज़ चलती रहेगी। मुझे लगता है ये एक अच्छा शुभ संकेत है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा बच्चे से बच्चे के बीच में, स्कूल से स्कूल के बीच में, प्राइवेट का गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट से, तब तक मुझे लगता है कि जो हम एक कहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस जो आना चाहिए, प्रतियोगितात्मक एक जो अंदर भाव बच्चे के अंदर होना चाहिए वो आता है। और ये इस पर अनेक चीज़ें काम कर रही हैं। मतलब हमारे लिए कई बार अगर 2% डाउन होता रिजल्ट तो हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं। आप ये मानकर चलिए, इस बार हम लोगों ने SIR पर काम किया। हमारा
मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहे। इसके बाद में भी हमने बहुत परिणाम को प्रभावित नहीं होने दिया। शिक्षकों ने जैसे ही उससे फ्री हुए पूरी ताकत लगाई, बच्चों को बड़ा फोकस्ड होकर उनकी तैयारी कराई, और मुझे अंदेशा था कि इस बार हमारा परिणाम काफ़ी नीचे जाने वाला है, लेकिन उस चुनौती को हमारे टीचर्स ने भी लिया और पूरी मेहनत करके अपने कामों की शिक्षा के अतिरिक्त जो उनको जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बाद में भी परिणाम ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मुझे इस बात की खुशी है, और हर चीज़ सीखने का अवसर मिलते हैं। हम लोग इन चीज़ों से सीखकर, जैसे अब जनगणना चल रही, स्वाभाविक रूप से शिक्षक एक ऐसा अंग है समाज का, वो संख्या भी उनकी इतनी ज़्यादा है कि हम कम भी देते, हम 20% भी अपना अमला देते हैं तो वो 1 आध लाख के आसपास हो जाता है। तो इस सब के बाद में हम रास्ता निकालते हैं कि बच्चों की, उनका एजुकेशन प्रभावित ना हो, बच्चों का जो एक चरणबद्ध तरीके से उनका कैलेंडर बनता है वो प्रभावित ना हो, सारी चीज़ें। और मुझे चिंता थी, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वो चिंता ज़्यादा थी, लेकिन जब परिणाम आए तो एक सुकून भी हुआ कि नहीं, बहुत हम प्रभावित नहीं हुए। इस बात के लिए आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। चिंता भी, खुशी भी, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये काबिल तारीफ़ भी है, क्योंकि वाकई में जो रिज़ल्ट का अंदेशा आप बता रहे थे उससे कहीं ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य में ड्रॉप आउट रेट को लेकर, क्योंकि शहरी क्षेत्र में हम देखें तो लोग जागरूक होते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन आज भी कहीं कहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। खासकर अगर लड़कियों को लेकर हम बात करें तो वैसे तो ड्रॉप आउट रेट कम करने की कोशिश की जा रही है, नया क्या कर रहे हैं कि ये रेट कम और हो जाए? मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक अगर कहीं पर काम किया है तो वो एनरोलमेंट दर बढ़े और ड्रॉप आउट घटे, इस पे काम किया। और ये बड़ा पेचीदा और व्यापक विषय है। किसी एक निर्णय से आप एनरोलमेंट नहीं बढ़ा सकते, किसी एक निर्णय से आप ड्रॉप आउट नहीं घटा सकते। इसको अनेक मोर्चों पे हम लोगों ने काम किया। बच्चों को समय पे सिलेबस मिले, बच्चा स्कूल में जाए। हम सिलेबस देते थे सितंबर, अक्टूबर, और एक बार तो लगभग नवंबर शुरुआत में हम बच्चों को किताब उपलब्ध कराते थे, जो आरटी के तहत हम देते हैं बच्चों को। पिछले साल हम लोगों ने अप्रैल आखिर में, और इस साल एकेडमिक ईयर चालू हुआ और बुक्स हमारी हर स्कूल में पहुंच गई, बच्चे को मिल गई। तो पेरेंट्स को भी लगता है बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, किताबें आ गई। प्राइमरी में इसका बड़ा महत्व है। यूनिफॉर्म देना है हमको, समय बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, जो शिक्षा और एक वातावरण बनता है। बच्चे को स्कूल में टॉफ़ी मिलेगी, वो उसका इतना महत्व है कि वो टॉफ़ी के चक्कर में स्कूल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब निचले स्तर पर ड्रॉप आउट हमने 0 कर दिया, एनरोलमेंट दर बढ़ाई, लेकिन मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी लेवल पर चुनौती थी, उसको हमने ड्रॉप आउट घटा है हमारा। उसके पीछे अनेक कारण। हम समय पर बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, साइकिल समय पे नहीं मिलती, हम साइकिल समय पे दे रहे हैं। यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उनका जो बच्चों को उनके जो लैपटॉप हैं, उनकी स्कूटीज़ हैं, सारी, मतलब जो एक सरकारी स्कूल के प्रति जो आकर्षण पैदा होना चाहिए। ड्रॉप आउट होता है बच्चे के अंदर, ये है कि चलिए अब क्या करें, स्कूल जाके भी क्या होगा, अब हम चलिए 12th भी कर लेंगे तो क्या होगा। लेकिन अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैरियर काउंसलिंग है, और कितनी तरह की चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन में स्मार्ट बोर्ड्स मिल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि नहीं, हम सरकारी स्कूल में भी जाके हम अपने जीवन को निखारने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो, जिनसे कि बच्चों को दोबारा से हम गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं। मंत्री जी, मेरे सहयोगी कोमल ने जब ड्रॉप आउट की चर्चा की तो उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया। यूडीआईएससी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कुछ बातें चिंताजनक हैं, और उस पर आपने कुछ महीने पहले बयान भी दिया था कि जिन बच्चों में एनरोलमेंट कम है, स्कूल में एनरोलमेंट कम है, हम वहाँ पर कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन लाएंगे कि जहाँ पर स्कूल की संख्या कम की जाए या फिर मिला दिया जाए, ताकि ड्रॉप आउट की समस्या भी दूर हो, बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी भी ना हो। इसको लेकर आने वाले दिनों में आपका क्या होमवर्क है? तो मध्य प्रदेश ने पिछली सरकार के समय से इस तरफ ध्यान देना चालू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीएम श्री स्कूल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फंडिंग कर रही। आप देखो, मॉडल स्कूल हैं, एक्सीलेंस हैं, पीएम श्री हैं, सांदीपनी हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि
हमको काफ़ी रिलीफ देता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। और ग्रामीण स्तर पे वो दूरस्थ के प्राइमरी स्कूल जहाँ 8 बच्चे बैठे हैं, बाकी के 12 आज आए नहीं, कल उनमें से कोई आ गया, इनमें से चला गया, 2 शिक्षक थे, एक आ गया, कल मैं आ जाऊंगा। तो इन सबको, चूँकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लगातार हमारा मूवमेंट गांव में, शहरों में लोगों से, अनेक तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उससे चीज़ें निकल के आती हैं। हमने ई अटेंडेंस की। ई अटेंडेंस करते ही पूरे स्टेट में ऐसा लगा कि हम उन पर शंका कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम आप पर शंका नहीं कर रहे हैं, 90% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो 10% जिनके कारण क्वेश्चन मार्क लगता है, उनको भी हमें मुख्य धारा में जोड़ना है। शिक्षकों ने मदद करी। आज हम कह सकते हैं कि 98% के आसपास ये अटेंडेंस हुई है। और जो गांव में चुनौतियां हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की अटेंडेंस कम है, एनरोल्ड हैं, आते नहीं हैं और उनका संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम लोग उसको थोड़ा सा सांदीपनी स्कूल बनाया। हम 3-4 किलोमीटर की परिधि के बच्चों को वहाँ पर लेके आए। हम उन्हें ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, हम बड़े बच्चों को साइकिल्स दे रहे हैं और आगे हम अभी काम कर रहे हैं। ये घोषणा नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये सफल हो सकता है और फाइनेंस हमको परमिट करेगा, तो हम साइकिल की जगह ई साइकिल, जैसे आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चे बाइक और ये इस्तेमाल नहीं करते, वो ई साइकिल से जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कीमत में अंतर नहीं आता, लेकिन उसके ई साइकिल मिलेगी तो बेटियां बजाय जो बस पे हम खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपये के आसपास हर महीने हम एक बच्चे के ऊपर खर्चा करते हैं। जितना पैसा 10 महीने में 20,000 उस पर खर्च करेंगे, हम एक ई साइकिल उसको दे देंगे, बच्चा आसानी से उससे आएगा, अपने से आ जाएगा, स्कूल चला जाएगा, उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। तो हम कर रहे हैं काम कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनको मर्ज करने का काम करेंगे और इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है हमेशा उसका लाभ मिलता है। एक जगह से संचालित होने वाली व्यवस्था, आपका जैसे आपका खुद जी मीडिया हाउस है, अगर इसके बहुत से रीजनल ऑफिसर्स बना दें, कंट्रोल कमांड ना हो कहीं से, तो आप इसमें कैसे मैनेज करोगे आप? तो हर चीज़ में एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि जो एक सांदीपनी है तो उसके आसपास के हम जो छोटे स्कूल मर्ज हो जाएंगे, नहीं भी हो जाएंगे तो सांदीपनी उन स्कूल्स को अडॉप्ट करेगा। उस पर भी एक्सटेंशन काउंटर ऑफ सांदीपनी ऐसा लिखा जाएगा, एक्सटेंशन स्कूल ऑफ सांदीपनी। तो बच्चों को लगेगा कि हम सांदीपनी से जुड़े हैं, बीच बीच में उस स्कूल में जाएंगे वो, और सांदीपनी का प्राचार्य उनको मॉनिटर करेगा, वहाँ का हेडमास्टर जो है सांदीपनी प्राचार्य के नियंत्रण में काम करेगा। तो ऐसी अनेक चीज़ों पे शिक्षण व्यवस्था क्या है, एक दिन में परिवर्तित होने वाला विषय नहीं, ये सतत इस पर जब तक आप बहुत कंसंट्रेट करके इन चीज़ों को आगे नहीं ले। अच्छा, प्रयोग नहीं कर सकते आप कि परमार जी ने ये काम किया वो ठीक नहीं था, उदय प्रताप सिंह ने ये किया ठीक नहीं है, अगला आएगा, ये प्रयोग धर्मी विभाग नहीं हो सकता। इसमें आप प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो एक जनरेशन को खराब करने का आप काम करोगे। ये तो मतलब जो निर्धारित मापदंड हैं उनके बीच में रास्ता खोजकर बेहतर करने का एक प्रयास है। हम लोग जो व्यवस्था है उसमें बेहतर संसाधन, बेहतर सिलेबस, सुविधाएं समय पर, शिक्षक का फोकस हो और राजनेता बहुत इस सिस्टम को दखल ना दें, इस सिस्टम में दखल ना दें। क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं सब कुछ जानने वाला आदमी हूँ, इस सिस्टम को समझने वाले लोग अलग हैं, तो हम उसमें भी ज़्यादा दखल ना दें। सारी चीज़ें व्यवस्थित चलती रहें और अंतिम लक्ष्य हो बच्चे की बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन, उपलब्ध संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ देने की सरकार की कोशिश। ये सब चीज़ें हैं जो कि परिणाम लेकर आती हैं। अच्छा कोमल, एक ना किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मुझे याद आ गया एक वायरल वीडियो आपका, आज आप ई अटेंडेंस की बात कर रहे थे और दर्शकों इनकी सच्चाई और बेबाकी क्या है ना उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 2024 का एक वायरल वीडियो मुझे याद आ गया। आपने कहा था कि 500 शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और 100 तो मेरे ज़िले के ही है। याद आया आपको? मतलब सच्चाई बेबाकी, प्लीज़ इन सर के लिए तालियां। इतनी सच्चाई और बेबाकी से मंत्री रहते हुए ऐसी बात कहना, ई अटेंडेंस का आप जिक्र करें तब मुझे याद आया वो बात। नहीं, वो भी मैं एक दामोदर जैन जी हैं, वो एक संगठन चलाते हैं, तो शिक्षकों को प्रेरित करते हैं बेहतर करने के लिए। उनका एक वर्कशॉप उन्होंने रखी थी बरेली शहर में, तो अच्छे जो शिक्षक काम करने वाले हैं उनसे संवाद था। वो स्वाभाविक रूप से भाषण नहीं था, एक काम सभा की स्पीच नहीं थी वो, हम शिक्षकों के साथ संवाद था। उसमें मैंने कहा आप सब भी आप बेहतर काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं करते काम। वो सहमति दे रहे थे। मैंने कहा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये एक सहज रूप से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें शिक्षक के साथ आपका जुड़ाव, यहाँ तक कि वो बीओ ऑफिस में बैठा बाबू
अगर उसका 100% विभाग के प्रति समर्पण नहीं है तो भी आपके विभाग को नुकसान करने का काम करेगा। ये ऐसा विभाग है, मतलब पीडब्ल्यूडी में चूक होगी, एक सड़क खराब होगी, 1 साल बाद फिर बन जाएगी, वो कोई बेहतर आदमी आएगा ठीक कर देगा। यहाँ रिपेयर का कोई प्रावधान नहीं, यहाँ तो जो नुकसान होगा तो होगा। आप उसका बच्चे का 5 साल अगर अच्छे शिक्षक नहीं मिले, बच्चा 5th करके आगे निकल गया, तो 5 साल उसके जीवन के आपने खराब कर दिए। इसलिए बहुत सावधानी से संचालित करने वाला विभाग है और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, समर्पित भाव से जितना समय दे सकता हूँ। मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं, इसकी जगह दूसरा विभाग होता तो हो सकता भोपाल में मैं कम समय देता, लेकिन चूंकि ये शिक्षा, इसको समय चाहिए, आप समय नहीं दोगे तो आप सिस्टम के साथ अन्याय करोगे आप। इसलिए हम लोग पूरे डेडिकेटेडली लगातार बैठ के और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करके भारत सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और निचले स्तर पर वो चीज़ें समयबद्ध तरीके से पहुँचे, चरणबद्ध तरीके से पहुँचे, इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और शिक्षा क्षेत्र ही ऐसा है, जितना काम किया जाए उतना आखिर में कम लगता है। ऐसा लगता है कि अब क्या नया कर दिया जाए। मंत्री जी, परिवहन विभाग की बात कर लेते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रोड मैप कैसे तैयार किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके अलावा ईवी का आपने जिक्र किया, उनको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम अगर चाइना जैसी कंट्री की बात करते हैं, बहुत पहले से शुरुआत कर चुका है, हमारे देश में भी काम किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रदेश में हम बात करें तो बढ़ावा देने के लिए रोड मैप क्या तैयार किया गया है। दोनों ही चीज़ों को लेकर आपसे जानकारी लेंगे। आपके 2-3 प्रश्न हैं। एक तो दुर्घटना, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप जाए। दुर्घटनाओं पे आप लगातार देखो कि भारत सरकार भी और खासकर गडकरी साहब ने NH को बहुत ठीक करने का काम किया। जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय स्वीकृत हुआ, बना, बड़ा महत्वपूर्ण कॉरिडोर था, लेकिन दुर्घटनाएं होती थी। मुझे बताते हो खुशी, उस समय मैं सांसद था, तो गडकरी साहब ने हर सांसद को बुलाया कि आपके यहाँ जो हाईवेज़ हैं उनमें कहाँ दुर्घटनाएं होती बता के जाओ। हम लोग उनको वो पॉइंट्स देते थे लिख के। मैं ये कह सकता हूँ उस कॉरिडोर में, मेरे संसदीय क्षेत्र में जहाँ पर मैं सांसद था, 100% फ्लाईओवर्स या शार्प टर्निंग उनको ठीक करने का काम हो गया। इस तरह से परिवहन लगातार हम लोग भी अपनी तरफ से लिख कर देते हैं। और मध्य प्रदेश में जो लगभग 500 के आसपास मुझे लगता है कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई कराया। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पता चले कि कहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं। उस पर से हम लोगों ने उनको ठीक कराने का काम किया। राज्य की सरकार उसको ठीक करने का काम कर रही। अभी 12-15% काम हुआ है, लेकिन चूंकि एक बार जब कमी पता चल जाती है तो निराकरण आसान हो जाता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा आपका था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चुनौती है। हमारी उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसको सिस्टम को, मतलब किन परिस्थितियों में बंद हुआ मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है, वो गिने चुने राज्यों में से है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। मैं धन्यवाद फिर दूंगा एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आम तौर पे इस तरह की चीज़ों को आदमी लेने से बचता है, ये मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, लेकिन उन्होंने चुनौती को लिया, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और हम सब लोगों को छूट दी कि आप इस पर स्टडी करो, नीति बनाओ, और अधिकारी कर्मचारियों को लगातार मॉनिटर करते हैं। हम लोग लगातार इसे बैठते हैं। एक कंपनी फॉर्म करी, उस कंपनी में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसी हमारी जो नीचे की कंपनीज थी शहरों की, उनको मर्ज करने का काम, फिर रूट चिन्हित करने का काम, फिर सबसे महत्वपूर्ण सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर वो काम करना चाहती है, उनको कन्विंस करना। छोटी सी गलतफहमी में स्ट्राइक की धमकी आ गई त्यौहार के समय, उस चुनौती से निपटना। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया और मुझे लगता है कि कुछ रूट्स ऐसे हैं जिन पे हम लोग जुलाई में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम चालू करेंगे। एक लास्ट ईवी रह गया है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें मतलब शुरुआत में इलेक्ट्रिक भी होंगे, और चूंकि इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हम ये काम चालू करेंगे, तो प्राइवेट प्लेयर अगर ईवी पे जाना चाहता है उसके पास छूट रहेगी, हम उसे और क्या सुविधाएं देंगे, बेहतर क्या करेंगे, वो हमारा अलग से एक वो है। और इसको हम चालू कर रहे हैं और अगले 1 साल के अंदर, मतलब मैक्सिमम
हम इंदौर के बाद इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ऐसा इसको एक स्टेप बाय स्टेप हम चालू करने जा रहे हैं। ये बड़ा प्रोग्राम है, चुनौतीपूर्ण है, लोगों के सहयोग की, खास करके जो हमारे बस ओनर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उनके बगैर इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं होगा। बस ये है कि पहले बस वाले की इनकम दिखती नहीं थी, इस सिस्टम में आने के बाद दिखने लगेगी। ये उनके लिए भी चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, इस सिस्टम में कर रहे हैं। ईवी का जहाँ तक आपने कहा कि पिछले एक साल में, साल डेढ़ साल पहले कुछ हज़ार ईवी गाड़ियाँ थी स्टेट के अंदर। आज मैं कह सकता हूँ कि हमने 25-26 में लगभग 1,27,000-28,000 यहाँ दिए। हम उनमें टैक्स में छूट दे रहे हैं, रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। सरकार जो मदद कर सकती है ईवी सेक्टर के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि 1.25 लाख से ज़्यादा, जहाँ कुछ हज़ार वाहन थे, इस बार एक साल के अंदर हम 1.25 लाख के आसपास वाहन मध्य प्रदेश की सड़कों में ईवी के आए हैं। और 26-27 में मुझे लगता है ये संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। आपने जुलाई महीने का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, और अगर मैंने वो सवाल नहीं पूछा तो एक दर्शक वर्ग नाराज हो जाएगा। सवाल है टीईटी का। टीईटी का मुद्दा इस वक्त बहुत संवेदनशील है मध्य प्रदेश में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख, दूसरी तरफ शिक्षकों की चिंता। मैं चाहता हूं कि इस पर आप प्लीज दिल खुल के बताइए, क्या फैक्ट्स हैं, क्या जमीनी स्थिति है, आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। क्या है, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हो, तो फिर आप दिल से खुल के नहीं बोल सकते। फिर सब जुडिस मामला है, आपकी अपनी मर्यादाएं हैं, कोर्ट की मान्यताओं को भी आपको निभाना है। लेकिन मैं एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि माननीय न्यायालय ने जो अपेक्षा की है हमसे, जो माननीय न्यायालय ने हमसे अपेक्षा की है, उसका 100% हम निराकरण करेंगे। और इसमें सरकार ने जब भर्ती करी उस समय जो मान्यताएं थी कि आपने ये चीज़ें, जो अहर्ता पूरी करेगा वो शिक्षक बनेगा, उसने तत्कालीन समय की अहर्ताएं पूरी करी हैं, इसलिए वो शिक्षक बना है। लेकिन एक कहीं मिसकम्युनिकेशन है या क्या चीज़ है कि न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और चीज़ों को कहा कि ये टीटी का कराएं, एग्ज़ाम कराएं। तो हम उसकी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, न्यायालय को बता रहे हैं कि अगर हमने शिक्षक भर्ती की थी तो तत्कालीन समय की मान्यताओं को शिक्षक ने पूरा किया है। और इसलिए फिर भी अंतिम निर्णय न्यायालय का है, जो माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा उसको पालन कराने की बाध्यता सरकार की है और हम उसे करेंगे भी। मंत्री जी, अब मेरा सवाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से है। आपने एक बार कहा था कि बच्चों को ना स्कूल में नियम से अगर हम अवगत कराएं तो बड़े होकर वो और समझदार हो पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? नहीं, हम लोग इसको एक जागरूकता अभियान के तहत तो चलता ही प्रोग्राम, एक चलाते रहते हैं स्कूल में। हम लोग सिलेबस में भी डाल रहे हैं, सिलेबस में कि सड़क पर यातायात के क्या नियम हैं वो बच्चे पढ़ें, हेलमेट लगने से क्या सुरक्षा है उसका बच्चों को अध्ययन कराया जाए। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। मतलब परिवार और सड़क सुरक्षा और इस तरह के ऐसे विषय जो पढ़ाई के लिए लोग इसको मानते नहीं थे कि पढ़ाने योग्य विषय हैं, लेकिन संस्कार आधारित शिक्षा, उस सबको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया है। और मुझे लगता है कि जैसे स्वच्छता, अगर प्रधानमंत्री जी ने इसको फ्लैक्स की स्कीम में नहीं रखा होता, लोगों से अपेक्षा नहीं करी होती, तो स्वच्छता पे ये बात नहीं चलती। ऐसे ही ये है कि इन चीज़ों को अब विभाग ने एड्रेस करना चालू किया है, तो आगामी समय में मुझे लगता है इस पर हमको काफ़ी लाभ होने वाला है। एक चीज़ ज़रूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं जी मीडिया के माध्यम से, कि हेलमेट का इस्तेमाल 100% लोगों को करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है, पालन नहीं करते लोग, चालान काटते हैं। चूँकि पब्लिक लाइफ में आप बहुत जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ, और डेमोक्रेसी में तो और नहीं हो सकता ये। तो लोगों को ये चीज़ माननी पड़ेगी। हेलमेट लगने, अकेले हेलमेट लगने से 100 होने वाली मौतों में से 90-92 को बचाया जा सकता है। अब इसमें एक बीमारी और खड़ी हो गई, दुर्घटना होती है, दुर्भाग्य से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारी संवेदनशीलता उसके साथ है, हम उनके परिजनों के दुख में हम भी शामिल हैं। अब एक नया काम हो गया कि डेड बॉडी लेके रोड पर रख लेना, चक्का जाम कर देना, आर्थिक मदद के लिए दबाव बनाना। तो ये एक चुनौती है प्रजातंत्र में।
छूट का मतलब ये नहीं होता कि आप व्यवस्था को मतलब एक तोड़ने का हम काम करने लगे। इस पर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से मतलब बड़ी गाड़ी वाले को बेल्ट लगाना, शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाना, नियमों का पालन करना, टू व्हीलर्स वाले को हर हाल में हेलमेट लगाना, ये चीज़ें अगर लोग मानने लगेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारा सफ़र। लेकिन ये आप लोगों का जो मीडिया हाउसेस हैं और प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, मुझे लगता है ये ज़्यादा मदद कर सकता है हमारी। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि हम मिलकर जागरूक करें और जनता तक सही संदेश पहुंचाएं। मंत्री जी, आप कर्मठ हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कई बच्चों की ज़िंदगी के अच्छे भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर के लिए बहुत जोरदार तालियां। ओवर टू यू कोमल। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, और ये बेबाकी से जो जवाब दिए हैं, उम्मीद ये है कि आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे।